आज हम हुमायूं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा टॉपिक है हुमायूं। हुमायूं का भारत में जो शासनकाल रहा वो 1530 से लेके एक बार तो रहा 1540 तक। उसके बाद में 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में जब शेरशाह सूरी ने उसे हरा दिया तो हुमायूं को भगना पड़ा और ईरान के शाह तैमास के वहाँ उसको शरण लेनी पड़ी। 1540 से लेकर के 1555 तक हुमायूं निर्वासित जीवन में रहा, भारत नहीं लौट सका और 1555 के अंत में जाके फिर हुमायूं हिंदुस्तान लौट पाया और 1556 में उसका देहांत हो गया। हुमायूं के जीवन के बारे में पढ़े हम तो बाबर के 4 पुत्रों में हुमायूं सबसे बड़ा था। हुमायूं का जन्म बाबर की तीसरी पत्नी माहम बेगम से, ध्यान दीजिए, बाबर की तीसरी पत्नी माहम बेगम से 1508 में काबुल में हुमायूं का जन्म हुआ था और 4 पुत्र थे हुमायूं बाबर के, कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं। उसमें हुमायूं सबसे बड़ा था और उसके छोटे भाई कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये उसके 3 छोटे भाई थे। हुमायूं का जन्म, हुमायूं की माँ का नाम था माहम बेगम, जबकि कामरान और अस्करी की माँ का नाम गुलरुख बेगम था और हिंदाल की माँ का नाम दिलदार बेगम था। तो इस प्रकार 3 पत्नियां थी बाबर के, जिनसे उसे 4 संतानें हुई। हुमायूं माहम बेगम से 1508 में काबुल में पैदा हुआ था। बाबर की मृत्यु जब 1530 में हो गई तो प्रारंभ में बाबर का जो मंत्री था निजामुद्दीन अली खलीफा, उसने हुमायूं के स्थान पर बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाना चाहा। तो ये अली खलीफा जो था ये बाबर का मंत्री था जो हुमायूं के स्थान पर बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा को नया बादशाह बनाना चाहता था। इस षड्यंत्र में बाबर के तत्कालीन प्रधानमंत्री मीर खलीफा ने भी षड्यंत्र किया था, किंतु बाद में इसी मीर खलीफा ने ही अपना पाला बदलते हुए हुमायूं को ही बादशाह बना दिया। हुमायूं 30 दिसंबर 1530 को हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठा। हुमायूं को बाबर ने एक सलाह दी थी कि अपने भाइयों के साथ उदारता का व्यवहार करना, उनको साम्राज्य में उचित हिस्सा देना। तो हुमायूं ने बाबर के आदेश के अनुसार अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया। ऐसा करने वाला वो एकमात्र मुगल शासक था। उसने कामरान को काबुल और कंधार का इलाका दिया, अपने दूसरे छोटे भाई अस्करी को संभल का इलाका दिया, हिंदाल को मेवात की जागीर दी और साम्राज्य विभाजन का जो ये काम किया उसने, हुमायूं ने, ये उसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण था। क्योंकि हुमायूं के जो ये भाई थे कामरान, अस्करी और हिंदाल, इन्होंने हुमायूं के शासन के दौरान पग पग पर हुमायूं के लिए बाधाएं खड़ी की। तो हुमायूं की असफलता जो ज़िंदगी में रही, उसका सबसे बड़ा पहला मूल कारण था कि हुमायूं के द्वारा अपने भाइयों में अपने साम्राज्य का विभाजन कर दिया जाना। और दूसरा कारण था हुमायूं का कमज़ोर चरित्र। हुमायूं में निर्णय क्षमता का अभाव था। कहा जाता है कि वो अफीम का सेवन करता था, इस कारण वो निर्णय बदल देता था। उदारता बहुत ज़्यादा थी, दया की भावना बहुत ज़्यादा थी। अपने भाइयों को बार बार अपराध करने पर भी उसने कई बार माफ़ कर दिया था। कमज़ोर चरित्र के कारण वो सही निर्णय नहीं कर पाता था, ये भी उसकी असफलता का एक कारण था। उसने जब अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में किया तो कामरान को उसने काबुल और कंधार का इलाका दे दिया, अस्करी को संभल का इलाका दे दिया और हिंदाल को मेवात की जागीर दे दी। बाद में इसी हिंदाल ने, जब हुमायूं शेरशाह सूरी के विरुद्ध अभियान पर गया हुआ था बिहार में, तो हिंदाल ने आगरा में सम्राट की पदवी धारण कर ली और विद्रोह किया था इसी हिंदाल ने अपने भाई हुमायूं के विरुद्ध। हिंदाल ने खुद सम्राट की उपाधि धारण कर ली आगरा में और अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को
बदख्शां की जागीर दे दी। सुलेमान मिर्ज़ा को बदख्शां की जागीर दे दी। हुमायूं के शासनकाल के दौरान जिन अफ़गानों को बाबर ने परास्त किया था, इब्राहिम लोदी को और उनके सगे संबंधियों को, वो अभी तक पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए थे। अफ़गानों की शक्ति अभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। उस समय हुमायूं के समय में अफ़गानों का नेता शेर खां या शेर शाह सूरी था, जो हुमायूं को या मुग़लों को अपना सबसे बड़ा विरोधी मानता था। 1531 में हुमायूं ने अपना अभियान शुरू किया, विजय अभियान। गद्दी पर बैठने के जस्ट अगले वर्ष उसने कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया। वहाँ पर उसने हिंदू मंदिरों को तोड़वाया। उसके बाद गुजरात के शासक बहादुर शाह को अप्रैल 1535 में मंदसौर के युद्ध में पराजित किया और बहादुर शाह को पराजित करने के बाद उसने उसका पीछा किया गुजरात की तरफ, और गुजरात के मांडू और मालवा के मांडू और गुजरात के चांपानेर को भी उसने जीत लिया हुमायूं ने। हुमायूं गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुग़ल बादशाह था। हुमायूं ने गुजरात और मालवा जो ये जीते थे, मालवा में मांडू जीता था उसने, गुजरात में चांपानेर और काफ़ी भीतर के इलाके जीते थे बहादुर शाह को खदेड़ने के दौरान। तो हुमायूं ने इन गुजरात और मालवा के जीते हुए इलाकों का गवर्नर अपने छोटे भाई अस्करी को नियुक्त किया। लेकिन जैसे ही हुमायूं पुनः लौटा, तभी उस बहादुर शाह गुजरात के सुल्तान ने अपनी शक्ति बढ़ाकर कुछ समय बाद पुनः मुग़लों को निकाल दिया। ये हुमायूं की एक भूल मानी जाती है कि उसने गुजरात जो जीता हुआ इलाका था उसको बिना कोई व्यवस्थित प्रबंधन किए वो वहाँ से लौट गया अस्करी को सौंप करके। अगर वो वहाँ व्यवस्थित प्रबंधन करके कुछ समय रुक करके ठहर करके आता तो बहादुर शाह की शक्ति को हमेशा के लिए कुचला जा सकता था। उसने जल्दबाजी में केवल अस्करी को ये मालवा और गुजरात फटाफट सौंपे और खुद पुनः आगरा की तरफ लौट गया। तो बहादुर शाह ने अस्करी की कमजोरी का लाभ उठाते हुए उससे पुनः गुजरात का इलाका छीन लिया और मुग़लों को गुजरात से बाहर निकाल दिया। अगस्त 1535 में हुमायूं और बहादुर शाह के उत्तराधिकारी इख्तार खां, इनके बीच में चंपानेर का युद्ध हुआ। अगस्त 1535 में हुमायूं फिर आया गुजरात की तरफ और चंपानेर नामक स्थान पर बहादुर शाह के उत्तराधिकारी इख्तार खां से उसका युद्ध हुआ। हुमायूं विजयी हुआ और उसको किले से, चंपानेर के किले से गुजरात के सुल्तानों का खजाना भी प्राप्त हुआ। उसके बाद गुजरात के शासक बहादुर शाह ने जब 1535 में चित्तौड़ के किले का घेरा डाला था, चित्तौड़ पे उस समय रानी कर्मावती थी और उसके जो पुत्र थे विक्रमादित्य और उदय सिंह, वो अभी छोटे थे। तो रानी कर्मावती ने राखी भेजकर हुमायूं से सहायता की प्रार्थना की, किंतु हुमायूं ने कोई सहायता नहीं की, क्योंकि बहादुर शाह ने हुमायूं से एक प्रार्थना की थी कि वो इस समय आक्रमण नहीं करे चित्तौड़ पर, क्योंकि अगर हुमायूं आक्रमण नहीं करेगा चित्तौड़ पर और मुझे चित्तौड़ जीतने देगा तो मैं काफिरों का वध करूंगा। तो इसलिए हुमायूं मध्य प्रदेश में सारंगपुर के अंदर ही ठहर गया। यहाँ पर फिर उसने निर्णय सही नहीं किया। उधर कर्मावती ने जौहर किया। बाद में हुमायूं को अपनी गलती का एहसास हुआ तो फिर वो बहादुर शाह के विरुद्ध आगे बढ़ा और फिर उसने मांडू और चांपानेर के इलाके उसने जीते और बहादुर शाह को परास्त किया और फिर अस्करी को गुजरात में नियुक्त करके वो वापस लौटा। लेकिन अस्करी को हराकर फिर से बहादुर शाह ने गुजरात प्राप्त कर लिया, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। तो हुमायूं का यहाँ पर भी कर्मावती की सहायता तुरंत न करने का जो निर्णय था ये गलत सिद्ध हुआ। अगर वो तुरंत सहायता कर देता तो उसे जो स्वामी भक्ति अकबर को राजपूतों की प्राप्त हुई थी वही हुमायूं को भी प्राप्त हो सकती थी। 1532 में हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला बिहार में और वहाँ पर जो चुनार के किले का किलेदार था शेर खां, जो अपनी शक्ति उस समय बढ़ा ही रहा था, उसको अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। उसके
यहाँ पर शेर खां को पूरी तरह से कुचला नहीं उसने, ये भी उसकी भूल थी। अगर शेर खां को वहीं कुचल देता, पूरी तरह से नष्ट कर देता, तो हुमायूं के लिए भविष्य में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन केवल अधीनता स्वीकार करवा के ही हुमायूं संतुष्ट हो गया, ये भी हुमायूं की एक बहुत बड़ी भूल थी। 1532 में ही रायसीन को उसने जीता और 1533 में मेवाड़ को संधि करने के लिए विवश किया। हुमायूं ने 1532 में जिस वर्ष चुनार का घेरा डालकर शेर खां से अधीनता स्वीकार करवाई थी, उसी वर्ष उसने दोहरिया के युद्ध में अफगानों को परास्त किया। अगस्त 1532 में महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगान लड़ रहे थे दोहरिया के युद्ध में। इस युद्ध में शेर खां भी महमूद लोदी के साथ युद्ध लड़ रहा था, लेकिन दोहरिया के युद्ध में हुमायूं विजयी रहा। ये यूपी के बाराबंकी जिले में दोहरिया स्थित है। उसके बाद 1534 में शेर खां ने बंगाल जीत लिया और शेर खां की शक्ति जब बढ़ चुकी थी, तब हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला बंगाल की तरफ आगे बढ़ने से पहले बिहार में 1538 में, और चुनार को जीत लिया। और शेर खां जो था वो गौड़ को, बंगाल में उसने जो राजधानी थी उसको जीत लिया था, और वहाँ से परिवार और खजाने को गौड़ से निकाल करके रोहतासगढ़ के किले में उसने सुरक्षित रख दिया था। हुमायूं ने देखा कि शेर खां का सारा परिवार और खजाना गौड़ के अंदर है बंगाल की राजधानी में, तो बंगाल का जो अब्दस्त सुल्तान था महमूद शाह, उसने हुमायूं से प्रार्थना भी की थी शेर खां के विरुद्ध। तो हुमायूं ने 1538 में बंगाल की तरफ आगे बढ़ा और राजधानी गौड़ पर अधिकार कर लिया आसानी से, किंतु गौड़ में उसको 6 महीने उसने वहाँ पर वेस्टेज कर दिए, और गौड़ में उसको न तो खजाना मिला और न ही शेर खां मिला और न ही उसका परिवार मिला, क्योंकि शेर शाह तो पहले ही गौड़ से रोहतासगढ़ की ओर चला जा चुका था। हुमायूं 8 माह तक, 6 माह नहीं, 8 माह तक गौड़ में ऐशो आराम करने लगा। यहाँ पर भी उसकी बहुत बड़ी ये भूल साबित हुई। और हुमायूं जब गौड़ में ऐशो आराम करने लगा, तो इसके बारे में कहा जाता है कि हुमायूं ने गुजरात के अभियान से ये सबक सीखा था कि किसी भी इलाके को जीत करके वहाँ से तुरंत नहीं लौटना चाहिए, बल्कि वहाँ पर उचित प्रबंध, प्रशासनिक प्रबंध करना चाहिए, उसके बाद ही लौटेंगे तो वो विजय स्थायी रहेगी। इस कारण हुमायूं वहाँ पर 8 महीने तक वहाँ रुक गया। भोग विलास में उसने वो 8 महीने बिता दिए। लेकिन इसी बीच शेर खां जो था वो रोहतासगढ़ से बनारस, यूपी की तरफ, बंगाल से आगे निकल करके बिहार से होते हुए यूपी की तरफ बनारस, कड़ा, बहराइच, कन्नौज और संभल की ऊपर शेर खां ने कब्जा कर लिया, और जौनपुर और चुनार को उसने घेर करके आगरा से हुमायूं का संबंध विच्छेद कर दिया। अब हुमायूं बंगाल से आगरा लौटने के लिए सुरक्षित नहीं था, क्योंकि रास्ते में संबंध विच्छेद कर दिया था। बीच के जो सारे इलाके थे, बनारस, कड़ा, बहराइच, कन्नौज, संभल और चुनार, जौनपुर, ये सारे हुमायूं के हाथ से निकल के शेर खां ने वहाँ कब्जा कर लिया था। उधर जब हुमायूं बंगाल में व्यस्त था, तो हिंदाल ने आगरा में शेख बहलोल को मारकर स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया था, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था। उसके बाद बंगाल से ये लौटा हुमायूं, तो बिहार में बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर उसको शेर खां की सेना ने आगे बढ़ने से रोक दिया, और 29 जून 1539 को हुमायूं शेर खां से परास्त हुआ। और चौसा के युद्ध में हुमायूं की पराजय का मुख्य कारण उसकी अव्यवस्थित सेना थी और भाइयों का सहयोग नहीं था। उसके बाद हुमायूं ने चौसा के युद्ध में परास्त होने के बाद जैसे तैसे करके गंगा नदी में कूदकर, एक भिस्ती था निजाम सक्का, उसकी सहायता से जान बचाई। और बाद में जब हुमायूं पुनः बादशाह बना दिल्ली का 1555-56 में, तो उसने निजाम सक्का को एक दिन का बादशाह बनाया, और उस भिस्ती निजाम सक्का ने उस एक दिन की बादशाहत के दौरान चमड़े के सिक्के चलाए थे। चौसा में हुमायूं को परास्त करने के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण कर ली। ये ध्यान दीजिए आप, चौसा का युद्ध 29 जून 1539 को शेर खां ने जीता हुमायूं को हरा के, तब उसने शेर शाह की उपाधि धारण कर ली। अपने नाम का शेर शाह ने खुतबा बढ़वाया, सिक्के डलवाए। उसके बाद हुमायूं का पीछा करना छोड़ा नहीं शेर शाह ने, और अगले ही वर्ष 17 मई 1540 को कन्नौज के युद्ध में हुमायूं शेर शाह से निर्णायक रूप से परास्त हुआ। इस कन्नौज के युद्ध में यद्यपि कामरान हुमायूं का सहयोग करने के लिए आया था, किंतु नेतृत्व कौन करेगा इस मुद्दे पर मतभेद होने के कारण कामरान बिना युद्ध लड़े ही चला गया। इस युद्ध में हुमायूं का जो एक दरबारी था, विद्वान मिर्ज़ा हैदर दुगलत, जिसने तारीख़ रशीदी लिखी थी, उसने भी भाग लिया था। और मिर्ज़ा हैदर दुगलत लिखते हैं कि
कन्नौज के युद्ध में एक भी तीर गोली नहीं चली और मुगल सेना युद्ध से भाग खड़ी हुई। कन्नौज के युद्ध के बाद हिंदुस्तान की सत्ता फिर से अफ़गानों के हाथ में आ गई। शेर शाह अफ़गान था। जो सत्ता बाबर ने अफ़गान शासक इब्राहिम लोदी को परास्त करके छीनी थी, वो शेर शाह के नेतृत्व में 1540 में एक बार फिर से अफ़गानों के हाथ में आ गई, मुग़लों के हाथ से निकल गई। हुमायूं को भारत छोड़कर 1544 में फारस ईरान के शाह तहमास्प के यहाँ शरण लेनी पड़ी। शाह तहमास्प ने इस शर्त पर शरण दी कि हुमायूं शिया मत को स्वीकार करेगा और कंधार को जीतने के बाद ईरान को दे देगा। बाद में हुमायूं ने 1545 ईस्वी में अस्करी से कंधार जीत लिया। 1541 के दौरान कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं जब निर्वासन में था तो मारवाड़ के शासक मालदेव ने हुमायूं को शेरशाह के विरुद्ध शरण देने के लिए निमंत्रण भेजा था, किंतु हुमायूं ने सही समय पर संपर्क नहीं किया। तब तक शेरशाह सूरी काफ़ी शक्तिशाली हो गया था। इस कारण बाद में मालदेव ने फिर हुमायूं जब मदद मांगने गया तो फिर उसने मना कर दिया कि अब मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। और निर्वासन के दौरान हुमायूं की जो पत्नी थी हमीदा बेगम, उसने 29 अगस्त 1541 को इनका विवाह हुआ था और 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बेगम से अकबर का जन्म हुआ अमरकोट के राणा वीर साल के यहाँ पर। अमरकोट सिंध प्रदेश के अंदर है, तो हुमायूं को अमरकोट के यहाँ पर अमरकोट के राणा राजपूत राणा वीर साल के यहाँ पर अपने नवजात पुत्र अकबर को छोड़कर आगे जान बचाने के लिए जाना पड़ा और ईरान जाकर के उसने 1544 में शाह तहमास्प के वहाँ शरण ली। इसी दौरान ईरान जब वो जा रहा था तो अकबर जो था वो अस्करी, जो हुमायूं का छोटा भाई था, उसने नवजात पुत्र अकबर को पकड़ लिया और अस्करी के हाथ में अकबर लग गया। तो आगे ये जो घटनाक्रम है हुमायूं का निर्वासन, ये सारा घटनाक्रम 1540 के बाद 40 से 45 के बीच में हुआ। अब आगे का घटनाक्रम हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।